बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 से 12 तक के लिए ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है। मोल क्या है, व्हाट इज मोल कंसेप्ट और इसके आधार पर कैसे हम कैलकुलेशंस करते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। मोल एक संख्या है, मोल इज अ नंबर। जैसे आप 1 डजन, 1 दर्जन को 12 बोलते हो, 100 एक सैकड़ा को 100 बोलते हो, उसी तरह से मोल एक नंबर है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। लेकिन मोल जो नंबर है उस नंबर की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो एक केमिस्ट थे, उनके सम्मान में इस संख्या को हमने एवोगैड्रो संख्या बोला। और ये भी क्यों बोला, कुछ देर बाद आप इसको जान सकेंगे। ये बहुत सारी न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, बहुत सारे संख्यात्मक मान हैं। 10⁻⁻2 को आप सेंटी बोलते हैं। ये जहां स्मॉल लेटर में बनाना है वहां स्मॉल लेटर में, जहां कैपिटल लेटर में बनाना है वहां कैपिटल लेटर में। आप ये बोर्ड से सारे के सारे संख्यात्मक मान उतार लेंगे और इनका केवल अर्थ संख्या से है। जैसे 1 दर्जन घोड़े आप मानते हो 12 घोड़े, 1 दर्जन चेयर आप मानते हो 12 कुर्सियां, 1 दर्जन मोबाइल तो 12 मोबाइल, 1 सैकड़ा बुक्स मतलब 100 किताबें। ये केवल संख्यात्मक मान है। काउंटिंग में आप जो इसके पहले लगा दोगे ये उसी के हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का अर्थ है सेंटीमीटर। मीटर के पहले आपने सेंटी लगा दिया। सेंटी कहाँ है? 10⁻⁻2। तो इसको लिख सकते हो आप 1 सेंटी की केवल वैल्यू है 10⁻⁻2 मीटर। और ये मीटर आप काउंट कर रहे हैं, यहाँ मीटर की गणना कर रहे हैं। तो एवोगैड्रो नंबर जिसके आगे आप लगा देंगे वो उसी की हो जाएगी। जैसे 6.022 इंटू 10⁻23। मोबाइल का मतलब हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 मोबाइल। तो ये बेसिकली एक संख्या है। इस संख्या की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। अभी आप इतना सा मान लें कि ये सब संख्यात्मक मान हैं जो किसी भी काउंटिंग में, किसी भी गणना में हम यूज कर सकते हैं। तो अब इनको मिटा रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज कर करके इसको उतार लें, या आपकी बुक में भी मिल सकता है। तो अभी तक आप केवल ये सीखे मोल क्या है। मोल इज अ नंबर, मोल संख्या है, संख्यात्मक मान है और काउंटिंग में हम इसको यूज करेंगे। मोल को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, MOLE मोल और MOL। जब हम इस तरह का यूज करते हैं तो इसका अर्थ है नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23 इसकी वैल्यू होगी। जैसे 1 दर्जन की 12 होती है। जब इस मोल का यूज करेंगे तो ये यूनिट के रूप में हमें सीखना चाहिए। यूनिट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा को हम मोल के रूप में दर्शाते हैं। पदार्थ की मात्रा को हम मोल में व्यक्त करते हैं। तो जब यूनिट के रूप में हम यूज करेंगे तो MOL यूज करेंगे, और अगर हम संख्या के रूप में इसको यूज करेंगे तो MOLE यूज करेंगे। इतना सा ध्यान रखना, इन दोनों मोल का कंसेप्ट अलग है। मोल आया कहां से आप सब जानते हैं। एटम में 2 पार्ट होते हैं, परमाणु में 2 भाग होते हैं। एक धनात्मक भाग होता है जिसके केंद्र में रहता है, और इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन इस परमाणु में चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। परमाणु न्यूट्रल होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उस पर धनावेशित प्रोटॉनों का नंबर और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों का नंबर समान होता है। पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल होते हैं, इनके पास चार्ज नहीं होता है। तो चार्ज जो भी होता है वो प्रोटॉन के पास होता है और इलेक्ट्रॉन के पास होता है, और दोनों ही बराबर नंबर में होते हैं जब तक एटम न्यूट्रल है। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, विद्युत उदासीन है। जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मास कहां से होता है? इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है, विराम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, वो माना जाता है 0, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं। प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 24
ग्राम। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। थोड़ा सा अंतर है इनके मास में, तीसरे अंक तक जाके यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से अधिक होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन प्रोटॉन। हम अगर शुरू के दशमलव के बाद तक के दो अंक को ले लें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का मास समान होता है, इसलिए हमने एक यूनिट बनाई और हमने लिखा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसको हम मानेंगे AMU, 1 AMU, या इसको 1 U भी लिख सकते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक परमाणविक द्रव्यमान मात्रक या 1 यूनिट। और इसका यूज क्यों हमें करना पड़ा, थोड़ा सा आप वेट करें। तो अभी आप ये समझ गए कि परमाणु में जो कुछ भी वजन होता है वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है ऑलमोस्ट इक्वल है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और यहाँ 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को अपनी सुविधा के लिए एक जैसा मान लेते हैं, और इस मास को हमने एक यूनिट के रूप में यहाँ ले लिया। क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, तो हमने कार्बन को स्टैंडर्ड के रूप में चुना। और कार्बन में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं इसको थोड़ा सा चेक किया। कार्बन में 6 तो होते हैं प्रोटॉन, 6 ही होते हैं न्यूट्रॉन, और 6 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 6 ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, 0 हो गया दोनों मिलके। ये एटम न्यूट्रल है, और इस एटम को हम बोलते हैं कार्बन का एटम C12-6। लिखने का तरीका सीख लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन में कितने प्रोटॉन थे, 6, तो जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में वो उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है। इसको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के दोनों के कारण मास होता है, या तो प्रोटॉन के कारण और न्यूट्रॉन के कारण, तो दोनों के नंबर को मिला के हम बोलते हैं मास नंबर। इसको बोला जाता है मास नंबर। तो C12 एटम का अर्थ होता है ऐसा कार्बन परमाणु जिसका मास नंबर या द्रव्यमान संख्या 12 है, और जिसका परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर 6 है। दूसरे अर्थों में प्रोटॉन का नंबर कार्बन में 6 होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को मिला के उनका नंबर 12 होता है। ऐसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सिंबल के नीचे लेफ्ट हैंड पर, ये नई प्रॉपर्टी है, सिंबल के नीचे लेफ्ट हैंड पर नीचे की ओर हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और ऊपर की ओर हम मास नंबर लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स आपको लिख के दिए हैं, इन सबको आपको याद करना है। जैसे नियोन, नियोन में क्या है, 10 Ne 20, इस तरह वाला लेना है। केवल लेफ्ट हैंड पे ऊपर और नीचे लिखना है सिंबल के। ये नियोन के बाईं तरफ नीचे 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 10 है। जब आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, तो ये 10वें नंबर पर आपको आएगा नियोन। 10वें नंबर पर ये आवर्त सारणी में आता है, या इसके पास 10 प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के मास नंबर, द्रव्यमान संख्या इसके पास कितनी है, 20 है। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के 20 है, और अकेले प्रोटॉन 10 है। ये इसका अर्थ हो गया। इस तरफ लिखा जाता है परमाणु क्रमांक। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है, और नियोन का परमाणु भार या मास नंबर, द्रव्यमान संख्या 20 है। अगर मैं फास्फोरस की बात करता हूं तो आप आवर्त सारणी में फास्फोरस 15वें नंबर पर आता है। इसमें 15 प्रोटॉन होंगे, इसलिए एटॉमिक नंबर इसका 15 है, जो नीचे की तरफ लिखा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के इसके पास कितने होंगे, 31। तो इजीली आप ये भी समझ सकते हैं 15 प्रोटॉन होंगे और 16 न्यूट्रॉन होंगे। तो 15 और 16 मिला के कितने हो गए, 31। तो ये संख्या सिंबल लिखने का एक तरीका भी है, और आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी इससे क्लियर हो जाता है। जैसे कोई एग्जांपल मैं ये ले लूं, 12Mg24, इसका अर्थ है इसका 12 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का अर्थ है ये आवर्त सारणी में 12वें नंबर पर आएगा, और इसमें प्रोटॉन की संख्या 12 है। अगर इसमें मास नंबर 24 है जो ऊपर लिखा है, तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स, दोनों को हम ऊपर लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। तो प्रोटॉन तो 12 है, टोटल मास नंबर है 24, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने हैं 24। इसका अर्थ है 12 प्रोटॉन होंगे और 12 न्यूट्रॉन होंगी, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलाए कितने हो जाएंगे 24। तो ये सब सिंबल आपको एटलीस्ट याद करने पड़ेंगे, कम से कम याद करने पड़ेंगे। और जैसे ही आप सिंबल को सही फॉर्म में लिखना सीखते हो, उस परमाणु में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे, ये भी पता लगा सकते हो। जैसे यहां आप कहोगे ठीक है 12 प्रोटॉन हो गए, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके 24 है, मास नंबर 24 है, द्रव्यमान संख्या 24 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे पता करें। तो आप ध्यान रखेंगे जब तक एटम न्यूट्रल है उस पर कोई चार्ज नहीं आता है, कोई आवेश नहीं आता है। जैसे Mg++ लिखा होता दूसरी बात थी, Na+ लिखा होता दूसरी बात थी। जब तक कोई चार्ज इन पर लिखा नहीं आता है तब ये न्यूट्रल एटम है, उदासीन परमाणु है। और उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का नंबर सेम होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम, ये आप ध्यान रखेंगे। तो तीनों जो पार्टिकल है एटम के 3 हिस्से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बारे में हम संकेत देखकर ही इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं, सूचना एकत्रित कर सकते हैं। अब बात करूंगा मैं मोल की। फिर से कार्बन ले रहा हूं, कार्बन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कार्बन के जो ये कंपाउंड्स हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इसके पास प्रोटॉन का नंबर होता है 6, न्यूट्रॉन का नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 6। इसको बोलते हैं C12 एटम, पूरी तरह से लिखा जाता है 6C12 एटम। एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज 12, ये मास नंबर होता है। एक प्रोटॉन हो चाहे एक न्यूट्रॉन हो, मास इसके कारण होगा, इसका रेस्ट मास तो 0 होता है, तो इलेक्ट्रॉन को हम मास में कंसीडर नहीं करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में करेंगे। दोनों का मास एक जैसा होता है। तो कार्बन एटम का मास, कार्बन के एक परमाणु का जो मास होगा, भार होगा, वो हम लिखेंगे 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जब हम इसको ग्राम में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं चाहे एक प्रोटॉन हो चाहे एक न्यूट्रॉन, इनके वजन को हमने लगभग बराबर मान लिया और उसको हमने बोला 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर ऐसे ऐसे 12 पार्टिकल हैं, ये तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास है, ऐसे ऐसे 12 पार्टिकल हैं, तो इस मास को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कार्बन का मास है, कार्बन का मास है। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 19.9 लगभग इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, इस पॉइंट को इस तरफ लाना है, हमें इस पॉइंट को खिसका के इस तरफ लाना है। तो हम इसमें क्यों ना 10 का भाग लगा दें। 10 का भाग लगा दोगे, ऊपर भी हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई कर दें, बात बराबर है। 10 से हम यहाँ काटेंगे तो आएगा 1.99 इंटू -24 और 10 की पावर 1, आधार समान है, बेस सेम है, तो ये पावर जुड़ जाएंगी। -24 प्लस 1 हो जाएगा 10⁻⁻23 ग्राम। ये एक कार्बन एटम का मास है ग्राम में, ये ग्राम में मास है। अब इसको देखो, इसको तो हमने कहा एटॉमिक मास यूनिट, ये बहुत छोटी यूनिट है, ऐसी यूनिट है ये जो परमाणुओं जैसे छोटे कणों के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए यूज की जाती है। AMU इज द यूनिट ऑफ मास विच इज यूज्ड फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उनके मास को तोलने के लिए हम कहां से बांट लाएंगे, तो ये मान लो परमाणुओं को तोलने का एक बांट है जिसको हमने AMU बोला। तो यहीं से देखो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और ये तो 1 AMU की वैल्यू है, एक बांट की हमारे वैल्यू है, जिससे हम एटम के मास को ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं एक कार्बन एटम का मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन परमाणु का मास या द्रव्यमान कितना है 12 AMU। इसको आपको 12U भी लिखा मिल सकता है, ये सब एक ही बात है। 12 AMU, 12U, 1 AMU किसके बराबर होता है? देखो कार्बन का मास कितना है टोटल 12 AMU। अगर AMU में मैं नापूंगा तो कितना है
12 AMU, अर्थात हमारे परमाणुओं के द्रव्यमान नापने का, टू मेजर द मास ऑफ एटम, हमारे पास जो बांट है, जो यूनिट है, वो AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। और उस एटॉमिक मास यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको हम एक बांट मानेंगे। ऐसे ऐसे 12 बांट कार्बन के एक एटम पर चढ़ जाते हैं, तो 12 AMU है। C12 अगर आपको मैं पूरी तरह से डिफाइन करूं तो मैं लिखूंगा कि 6C12 इस एटम का, इसको बोलेंगे C12 एटम, इसका मास, इसका द्रव्यमान कितना है 12 AMU। एक AMU एटॉमिक या एटम को तोलने का हमारे पास बांट है, और ऐसे ऐसे 12 एक कार्बन के एटम पर चढ़ेंगे। 12 AMU, इसके में 12 का भाग दे देता हूं इससे, तो ये कितना बचेगा AMU, 1 AMU बचेगा। तो 1 AMU की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एक एटॉमिक मास यूनिट, या इसको हम लिख सकते हैं 1 यूनिट। ये क्या है, एक परमाणविक द्रव्यमान मात्रक C12 कार्बन एटम के द्रव्यमान के 12वें हिस्से के बराबर होता है, या 1/12 भाग होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम। C12 क्या बोल रहे हैं, C12 इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है कार्बन कोई दूसरा भी हो जिसका मास 13 हो, 14 हो, वो हम जब आइसोटॉप पढ़ेंगे, समस्थानिक पढ़ेंगे, तब पढ़ लेंगे। अभी हम बोले हैं C12 कार्बन एटम का जो मास है उसको 12 से डिवाइड करने पर जो यूनिट बनती है, जो मास आता है, उसी को हम बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक परमाणविक द्रव्यमान मात्रक। तो हम परमाणुओं के द्रव्यमान को कौन से मात्रक में मापा करेंगे, कौन से बांट से तोला करेंगे, वो है एटॉमिक मास यूनिट AMU, क्योंकि यही यूनिट है जो इतने छोटे परमाणु जिनका मास बहुत ही कम होता है, तो हम ग्राम में थोड़ी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इतनी छोटी यूनिट की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब देखें, यदि कार्बन के लिए सही है, कार्बन के एक एटम का मास, यहां देख लेंगे, कार्बन के एक एटम का मास, एक परमाणु का भार कितना है, इसको हमने जब AMU में व्यक्त किया तो है 12 AMU, और अगर AMU की हमने वैल्यू रख दी थी तो ये आ रहा था 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये ग्राम में था, एक एटम की बात कर रहा हूं। और AMU में जब हमने इसको रखा था तो 12 AMU था। घबराना नहीं है, एक AMU की वैल्यू आपको पता है 1.67 इंटू 10⁻, यहां लिख दे रहा हूं मैं, 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। अगर AMU की जगह आपने ये वैल्यू रख दी तो 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम आने वाला है। अब हम एक मैजिक नंबर से इसको गुणा करते हैं। हम निकालना चाहते हैं कि कार्बन के एक एटम का मास हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कार्बन के एक मोल का मास। कार्बन के एक मोल एटम, देखो MOL ही लिख रहा हूं, मतलब ये नंबर है, एक मोल एटम का मास। कैसे निकालोगे भाई, एक मोल एक संख्या है, ये जिसमें लगा दोगे ये उसी की हो जाएगी। एक एटम का मास कितना है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। एक मोल में कितना नंबर होता है, एक दर्जन एटम होते तो 12 का गुणा कर देते, एक सैकड़ा एटम का मास सही होता तो 100 का गुणा कर देते। एक मोल एटम चाहिए, और एक मोल तो नंबर होता है, उसको हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये तो नंबर है मोल का। अगर एक एटम का मास इतने ग्राम है तो इतने एटम का मास, इससे इसको गुणा कर देंगे इंटू 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12 ग्राम। 10⁻23 से 10⁻23 कट जाएगा, ये -23 है, ये +23 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, 23 - 23 0 आ जाएगा। 6.022 और 1.99 का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर प्राप्त होता है 12 ग्राम। तो ये तो मैजिक नंबर है भाई, 6.022 इंटू 10⁻3। मतलब कार्बन के अगर हम 6.022 गुणित 10⁻23 परमाणुओं को एक साथ तोलते हैं तब उनका वजन ले देखिए कितना आता है, 12 ग्राम आता है। अब आप
समझ सकते हैं कि हमने मोल को पदार्थ की मात्रा व्यक्त करने के लिए क्यों यूज किया। व्हाई डिड वी यूज मोल टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ मैटर। वो इसलिए कि जो छोटे छोटे कण हैं, परमाणु हैं, अणु हैं, आयन है, बहुत छोटे छोटे कण, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिनका मास बहुत ही कम होता है, उनको हम एक एक इंडिविजुअल स्टडी नहीं कर सकते, एक एक करके उनका अध्ययन नहीं कर सकते। हमें उनको कलेक्शन में स्टडी करना पड़ता है, कलेक्ट करके पढ़ना पड़ता है। अगर हम कार्बन की स्टडी करना चाहते हैं तो हम 1 मोल कार्बन एटम को लेंगे, 1 मोल कार्बन एटम को लेंगे मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इतने कार्बन एटम को एक साथ पढ़ना चाहेंगे और इनका मिला के मास कितना हो जाता है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम मीजरेबल है, कंसीडरेबल है, जो हम अपनी डेली लाइफ में सामान्य जीवन में देखते हैं। ग्राम हमारी इकाई है, हम मास को मापते हैं। तो जब भी हम छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, छोटे छोटे कणों का अध्ययन करते हैं, तो कणों का एक समूह चुनते हैं। बी चूज द ग्रुप ऑफ एटम्स एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज मोल। और इस समूह को, जो कि हम रसायन शास्त्र में छोटे छोटे कणों के अध्ययन के लिए चुनते हैं, इस समूह को मोल कहते हैं। और इस समूह में कितनी संख्याएं शामिल होती हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो के नाम पर हम इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। और एवोगैड्रो नंबर का एन और ए एवोगैड्रो, एन ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल का अर्थ होता है इतने एटम, और एन ए भी कहीं कहीं आपको लिखा मिले तो नंबर, और ए का मतलब एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर को हम मोल या 6.022 इंटू 10⁻23 पढ़ते हैं। ये हमारा मैजिक नंबर हमें पता चल गया। तो व्हाट इज मोल? मोल बहुत छोटे परमाणुओं या बहुत छोटे कणों, जैसे परमाणु, अणुओं और आयनों का समूह है, जिसे हम केमिस्ट्री में अध्ययन के लिए चुनते हैं। ये मोल है। एक और बात यहां से समझनी पड़ेगी कि कार्बन के जब एक एटम का मास था, इसको आप नोट करते चलेंगे, कार्बन के एक परमाणु का मास, पहले तो मैं लिखूंगा कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी थी। मास नंबर ऑफ कार्बन कितना था? कार्बन की द्रव्यमान संख्या थी 12। मास नंबर हम किसे कहते हैं? यहां कार्बन है, मास नंबर जो उसके ऊपर लिखा रहता है बाईं तरफ ही ऊपर मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर। कार्बन की मास नंबर 12 है। अब मैं लिखूंगा कार्बन के एक परमाणु का भार, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक परमाणु का भार, एक परमाणु की बात कर रहा हूं, तो ये था 12 AMU। आपको याद आ रहा होगा। अब मैं कर रहा हूं कार्बन के एक मोल परमाणुओं का भार, कार्बन के एक मोल परमाणुओं का भार, एक मोल परमाणु का भार। एक मोल परमाणु मतलब कितने परमाणु? एक नहीं, 6.022 इंटू 10⁻23, और ये निकल के आया था 12 ग्राम। ये निकल के आया था 12 ग्राम। यहां से एक चीज और सीख लें कि हमें केवल किसी भी तत्व की मास नंबर याद करनी है, द्रव्यमान संख्या याद करनी है। उसी द्रव्यमान संख्या को अगर हम AMU में रिप्रेजेंट कर देंगे, उसकी द्रव्यमान संख्या इसलिए कहा कि इसकी यूनिट नहीं याद करना, हमें याद करना है कि मास नंबर कार्बन है कितना है 12। अब यूनिट हम एक्सप्रेस करेंगे। अगर हम 12 के साथ AMU जोड़ देते हैं तो एक कार्बन एटम का मास हो जाएगा, एक कार्बन एटम का, एक कार्बन परमाणु का। और अगर हम एक मोल लगा देते हैं, एक मोल परमाणु इसमें लगा देते हैं, तो ये 12 ग्राम हो जाएगा। इसका अर्थ द्रव्यमान संख्या को जब हम ग्राम में व्यक्त करते हैं तो वो एक एटम का मास नहीं होता है, एक मोल एटम का मास होता है। मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास होता है। और जब हम 12 या किसी एलिमेंट की मास नंबर को AMU में डिनोट करते हैं, इसका अर्थ होता है कि हम उस तत्व की केवल एक परमाणु के मास के बारे में, एक परमाणु के वजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमें याद रखना चाहिए। और हम दूसरे एग्जाम्पल से देख सकते हैं। मान लीजिए हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन की मास नंबर 16 है, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16 है। अब हमें पता चल गया कि कोई बोलता है 16 AMU, कितने ऑक्सीजन का भार है, कितने ऑक्सीजन परमाणु का भार है? तो AMU लगा है, अगर मास नंबर में द्रव्यमान संख्या में AMU जुड़ा है तो हम कहेंगे एक ऑक्सीजन परमाणु का भार है। अब हमारे पास पलट के क्वेश्चन आता है कि 16 ग्राम
इसके मास नंबर में हमने ग्राम लगा दिया। 16 ग्राम कितने ऑक्सीजन परमाणुओं का भार है, कितने ऑक्सीजन एटम्स का मास है, 16 ग्राम। तो जब हम मास नंबर में ग्राम लगा देते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, एक ऑक्सीजन का मास नहीं है, वो तो एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का मास है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम। और 1 मोल ऑक्सीजन एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है। तो ये आप सीख लें कि मास नंबर को जब हम एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं तो उसके मीनिंग क्या होते हैं, और मास नंबर को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसकी मीनिंग क्या होते हैं। अब जैसे हमने परमाणु के लिए पढ़ा ऐसे ही हम अणु के लिए भी पढ़ते हैं, तो आप सीख जाएं कौन से ऐसे अणु हैं जिनमें एक से ज्यादा परमाणु होते हैं। जैसे H2 हाइड्रोजन में 2 परमाणु होते हैं, पूरी हैलोजन चाहे आप लिखें F2, चाहे लिखें Cl, चाहे लिखें Br, चाहे लिखें I, सभी डाइएटोमिक होते हैं। सभी में कितने परमाणु होते हैं, 2। एक अणु में जैसे कोई कहेगा एक क्लोरीन के अणु में कितने परमाणु हैं, तो 2। अणु का नंबर यहां होता है, ये मतलब एक अणु है। परमाणुओं का नंबर नीचे होता है। एक ब्रोमीन के अणु में कितने एटम है, ब्रोमीन के 2 परमाणु है। 1 ब्रोमीन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ ब्रोमीन। ऐसे ही हम लिखेंगे O2, N2, ये सब डाइएटोमिक है। अगर O3 ओजोन है, ओजोन का एक मॉलिक्यूल है, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन विल कंटेन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आप P को P4 के रूप में हम पढ़ते हैं। फास्फोरस का जो एक मॉलिक्यूल है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। फास्फोरस के एक अणु में 4 परमाणु होते हैं। सल्फर में कुछ भी हो सकता है, S2 भी हो सकता है, S4 भी हो सकता है, S8 भी हो सकता है। मतलब सल्फर का एक मॉलिक्यूल, सल्फर का एक अणु 8 परमाणुओं से मिलकर भी बना हो सकता है, 4 परमाणुओं से मिलकर भी बना हो सकता है, 2 परमाणुओं से मिलकर भी बना हो सकता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर में कंटेन 8 एटम्स, 4 एटम्स और 2 एटम्स ऑफ सल्फर। तो आप न्यूमेरिकल में देख लेंगे क्या आपको आता है। ये आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन डायटोमिक होता है, कौन ट्राइटोमिक होता है। यदि मैं बोलूं ऑक्सीजन अणु का भार या द्रव्यमान संख्या, अभी मैं संख्या पे ही रहता हूं। ऑक्सीजन अणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है, इसको हम बोल सकते हैं अणुओं का ग्राम में भार, वो मैं बाद में आ रहा हूं। O2 अणु की द्रव्यमान संख्या, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16 है। अभी एटॉमिक नंबर की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, इसको तो आप ही भूल जाओ, केवल मास नंबर की बात कर रहा हूं, ऊपर की लिखी हुई संख्या। ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है एक ऑक्सीजन का, तो एक अणु O2 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, तो इसकी द्रव्यमान संख्या में लिखूंगा 32। अगर अब मैंने लिख दिया 32 AMU, इसका अर्थ क्या होगा, 32 AMU का अर्थ होगा मैं बात कर रहा हूं एक O2 अणु का भार या एक O2 अणु का द्रव्यमान मास, एक O2 अणु का द्रव्यमान। अगर मैं इसी द्रव्यमान संख्या को ग्राम में लिख देता हूं 32 ग्राम, इसका अर्थ क्या है, AMU एक एटम का, लेकिन ग्राम एक एटम का नहीं होता, ये तो एक मोल एटम का होता है। मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 O2 अणु का द्रव्यमान, एक अणु का नहीं होके एक मोल का हो जाता है। अगर हमने द्रव्यमान संख्या को किसमें दर्शा दिया, ग्राम में दर्शा दिया। तो ये ग्राम और AMU में एक्सप्रेस करने के बाद हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है उसके बारे में है। अब मैं आपको 2 टर्म और पढ़ाता हूं, आपेक्षिक द्रव्यमान, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान और आपेक्षिक, इसको आपेक्षिक ही बोलना चाहिए जब वो संख्या है, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। और दूसरी टर्म हम पढ़ेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, ऐसे ही हम लिख सकते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान व आपेक्षिक वही रहेगा, ये हम लिखेंगे आणविक द्रव्यमान। अणु के लिए हम क्या बोलेंगे, आणविक द्रव्यमान। ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन का
RAM, रिलेटिव एटॉमिक नंबर। रैम मतलब रिलेटिव एटॉमिक नंबर कितना है? 16। ऑक्सीजन परमाणु का अपेक्षित द्रव्यमान 16 है। क्यों है? हमने अगर इसको अपने जो हमारा परमाणु का वजन नापने का जो मात्रक है वो है AMU। एक तरफ ऑक्सीजन को रखा, एक तरफ हमने बांट को रखा, 16 AMU के बराबर था। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास वो था 16 AMU अपॉन 1 AMU। मतलब हमारा जो बांट था, हमारा जो वजन, परमाणुओं के वजन नापने की जो यूनिट थी वो कितनी यूनिट लग गई? 16 यूनिट लग गई। हमारी यूनिट के सापेक्ष ऑक्सीजन के एक परमाणु का वजन 16 है। देखिए AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 16। ये संबंध है। आप सापेक्षिक का मतलब होता है, अपेक्षिक का मतलब होता है एक मास की अपेक्षा दूसरा मास। मास और मास आपस में कट जाएंगे, यूनिट से यूनिट कट जाएगी, इसलिए यह क्या आ जाएगा? 16। तो फिर रिलेटिव एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा कैसे दें? ये सिंपल तरीके से अगर हम पढ़ें तो हमारा बांट है एक AMU जो परमाणु का वजन तोलता है, और ऑक्सीजन का परमाणु जो हमने तोला तो वो 16 AMU के बराबर आया। 16 AMU, 16 हमारे छोटे छोटे बांट उस पर चढ़े। तो एक ऑक्सीजन का जो वजन है, एक ऑक्सीजन परमाणु का जो वजन है वो 16 AMU था। लेकिन ये 16 AMU हमारे बांट AMU से कितने गुना भारी था? अगर हमें ये निकालना है तो हमारी जो यूनिट है उसमें से हम इसको भाग लाएंगे, तो कितने गुना भारी था? 16 गुना भारी था। ये आपको क्लियर हो गई। अब मैं O2 अणु का भार ले रहा हूं, मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 अणु का भार हमने अभी लिखा, एक ऑक्सीजन का जब 16 होता है तो O2 एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं तो 2 का भार आ जाएगा। एक ऑक्सीजन परमाणु का भार 16 तो 2 ऑक्सीजन परमाणु का भार 32। इसका अर्थ है 32 AMU ऑक्सीजन के अणु का भार होगा, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास होगा। हमारे कितने बांट चढ़ेंगे? अगर हम इस ऑक्सीजन को तोलना चाहें अपनी यूनिट से तो कितने बांट हमें चढ़ाना पड़ेंगे? AMU के 32, 32। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे बांट की तुलना में ऑक्सीजन का जो मास, मॉलिकुलर मास है या ऑक्सीजन अणु का जो भार है वो कितने गुना है, अगर हमें हाउ मेनी टाइम्स निकालना है तो अपनी हमारे पास जो बांट है उसका हमें भाग लेना पड़ेगा। तो कितने गुना आ गया? 32 टाइम, 32 गुना आ गया। तो ये 16 ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान है, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। अगर ऑक्सीजन अणु का आपेक्षिक द्रव्यमान अणु का निकालना है, आणविक द्रव्यमान रिलेटिव मोलर मास निकालना है, RMM निकालना है, तो वो 32 है। ये हमें देखना पड़ेगा। डेफिनेशन बड़ी सिंपल, हमने अपनी जो इकाई बनाई है वो क्या बनाई है? AMU। तो परमाणु, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान क्या है? आपेक्षिक परमाणु भार क्या है? भार इज रिलेटिव एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर। तो हम लिखेंगे परमाणु भार वह संख्या है किसी भी तत्व का, ये ऑक्सीजन एक तत्व है, किसी भी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उसका द्रव्यमान एक AMU से कितने गुना भारी है। अब AMU को कहीं कहीं बुक्स में आपको लिखा हुआ C12 एटम के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक AMU बराबर C12 कार्बन एटम का मास अपॉन 12। तो चाहे हम एक AMU लिखेंगे या C12 एटम का 1/12 बात बराबर है। तो हम अपनी डेफिनेशन को सिंपल बना लेते हैं। एटॉमिक मास इज द नंबर विच डिनोट्स हाउ मेनी टाइम्स हैवियर द वन एटम ऑफ that element is with compare to one atomic mass unit। किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान या आपेक्षिक परमाणु भार वह संख्या है जो यह बतलाती है कि उस तत्व का एक परमाणु एक AMU से कितने गुना भारी है, 16 टाइम्स हैवियर है। ऐसे अगर हमें अणुभार की परिभाषा लिखने आए तो अभी सिंपल, किसी अणु का अणुभार या अणु यौगिक का होता है, तत्व का भी होता है। किसी अणु का भार वह संख्या है, the mass of a molecule is the number which denotes how many times heavier that molecule is with compared to one atomic mass unit। बांट तो हमारा वही का वही है। किसी अणु का भार वह संख्या है या आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस यौगिक का या तत्व का एक अणु एक AMU से
कितने गुना भारी है। ऑक्सीजन का अणु का भार 32 एमयू, 1 एमयू से कितना गुना भारी है 32। तो इस सिंपल मोड में हम डेफिनेशन को याद कर लेंगे। 1 एमयू क्या होता है ये हमें पता है। अब आप यहां देख रहे होंगे Cl, ये 35.5, भैया ये कहां से आएगा परमाणु। तो उस समय तो ये पता ही नहीं था कि परमाणु को आधा कर सकते हो, आप हाफ कर सकते हो। जब परमाणु को आधा नहीं कर सकते तो 35.5 कहां से आ जाएगा। तो ये एवरेज एटॉमिक मास है। तो हमें सामान्य अणुभार या परमाणु भार के अलावा औसत परमाणु भार भी पढ़ना पड़ता है, एवरेज एटॉमिक मास भी पढ़ना पड़ता है। औसत परमाणु भार, एवरेज एटॉमिक मास, ये टर्म कहां से आती है। अगर हमने क्लोरीन के नेचर में 4 एटम लिए, ये 3 एटम छोटे दिख रहे हैं और 1 एटम बड़ा। अगर हमने 4 एटम नेचर से क्लोरीन के लिए, तो एक था 17, 35, 17, 35, 17, 35, 17, 37। इनको हम बोलते हैं आइसोटोप समस्थानिक। समस्थानिक एक ही तत्व के 2 रूप हैं। ये क्लोरीन ही है, ये भी क्लोरीन है तीनों, और ये भी क्लोरीन है। एक ही तत्व के 2 रूप हैं। दीज आर फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। एटॉमिक नंबर अगर परमाणु संख्या पे जाओगे, प्रोटॉनों की संख्या पे जाओगे, तो चारों के पास एक जैसी है। इस तरह के क्लोरीन परमाणु की 17 है और इस बड़े क्लोरीन परमाणु की भी 17 है। तो किस में अंतर है, केवल भार में अंतर है। तो ऐसे तत्वों के रूप जिनमें परमाणु क्रमांक तो 1 से होते हैं लेकिन भार में अंतर होता है, इसका भार 37 है और इन 3 का भार 35 है, क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप कहलाते हैं। अगर क्लोरीन 2 रूपों में पाया जाएगा तो फिर क्लोरीन का मास आप ये लोगे, ये लोगे। आप जानते हो एवरेज निकालने का तरीका क्या है, हम इसका मास एवरेज लेंगे। अगर हमने 4 एटम चुने हैं, 3 एटम का मास कितना है 35 प्लस 1 एटम का कितना है 37 अपॉन टोटल एटम कितने चुने थे हमने 4, 4 चुने थे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे 142 अपॉन 4 और ये निकल के आता है 35.5। तो ऐसे एवरेज एटॉमिक मास आता है, औसत परमाणु भार आता है। जब एक तत्व प्रकृति में 2 से 1 या 1 से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उनके भार का औसत हम काउंट करते हैं, औसत लेते हैं, एवरेज लेते हैं और उसको कहते हैं औसत परमाणु भार। जैसे क्लोरीन का है, कॉपर का भी आपको 63.5 दिख रहा है, ये सब एवरेज एटॉमिक मास है। अब हम न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, मोल के आधार पर उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है मास नंबर, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। अब इस एलिमेंट के पास इस तत्व के क्या हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का मास नंबर कितना है 14। अगर ये परमाणु है तो इसका मास है 14 और मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल होता है N2, एक N का 14 मास होता है तो 2N का इसका मास नंबर हम लिखेंगे 28, 14 2 जा 28। संख्यात्मक प्रश्नों को जब हम हल करते हैं तो 1 मोल परमाणु का भार कितना है 14। अगर एक नाइट्रोजन परमाणु का भार आता है, एक नाइट्रोजन परमाणु का भार, तो हम लिखेंगे 14 और आई क्या लगा देंगे AMU। तो मास नंबर में AMU लगा दो तो केवल एक परमाणु का भार हो जाता है। अगर मैं 1 मोल परमाणुओं का भार लगाऊंगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणुओं का भार, मास ऑफ 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स 14 ग्राम। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणुओं का जो भार होगा वो होगा 14 ग्राम। मास नंबर वही है नाइट्रोजन का 14, AMU में डिनोट कर दिया तो एक नाइट्रोजन परमाणु का भार, ग्राम में दिखा दिया तो एक मोल का अर्थ है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणुओं का भार। ऐसे ही हम अणु में लेंगे एक N2 अणु का भार, मास ऑफ 1 N2 मॉलिक्यूल। एक O2 अणु का भार कितना लेंगे, एक O2 अणु का भार हो जाएगा, एक की बात जब मैं करूंगा तो अणु मतलब 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से मिलकर अणु बनेगा, N2 रहता है अणु। N2 अणु का भार कितना हो जाएगा 28 AMU।
अगर मैं एक की बात कर रहा हूं और एक मोल की कर रहा हूं, एक मोल का अर्थ यही होता है 6.022 × 10⁻23। एक मोल N2 अणु का भार। N2 जब भी आएगा तो परमाणु नहीं है, N2 तो अणु हो गया, N2 अणु का भार हो जाएगा 28 ग्राम। इसको किस में डिनोट कर देंगे? ग्राम में। तो AMU और ग्राम में एक्सप्रेशन का ये तरीका है। अब एक मोल को हम क्या क्या बोल सकते हैं उसके बारे में जान लें। ये परमाणु है तो हम बोलेंगे एक मोल। एक मोल एटम का मास। एक मोल एटम का मास तो मैं लिख सकता हूं मोल, तो मुझे पता है 6.022 × 10⁻23 एटम्स का मास। और इस एटम्स के मास को, इतने एटम्स के मास को मैं कह सकता हूं मोलर परमाणविक द्रव्यमान, क्योंकि परमाणु की बात कर रहा हूं। मोलर परमाणविक द्रव्यमान, अंग्रेजी में मोलर एटॉमिक मास। मोलर एटॉमिक मास, इसी को मैं बोल सकता हूं 1 ग्राम एटम। में आप कंफ्यूज नहीं होना। ग्राम एटम का अर्थ यहां है कि हमने एटॉमिक मास को, परमाणु के द्रव्यमान को किसमें दर्शाया है? ग्राम में। और हम पढ़ चुके हैं जब द्रव्यमान संख्या को ग्राम में दर्शाते हैं तो वो 1 मोल का मास होता है। तो ग्राम एटम अगर आता है लिखा, साथ में लिखा, ग्राम के ठीक साथ में जुड़ा हुआ एटम लिखा आता है, तब हम ग्राम एटम को भी क्या बोल सकते हैं? मोल बोल सकते हैं। 1 मोल का मास वही ग्राम एटम का मास भी होता है। तो ये आप याद कर लें अच्छे से। इसको हम मोलर परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। ये चार्ट आप याद रखें। फिर एक बार इसको समझ लें। अगर कोई कहता है 1 मोल एटम का मास, परमाणु के लिए बता रहा हूं, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, तो उसका अर्थ हमें समझना चाहिए कि 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान भी यही है। मोलर परमाणविक द्रव्यमान या मोलर एटॉमिक मास भी यही है। और 1 ग्राम एटम का मास भी यही है। ग्राम और एटम साथ में जुड़े हुए हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसके कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। अब मैं अणु के रूप में आ रहा हूं। अगर कोई आपको बोलता है 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल मतलब अणु, 1 मॉलिक्यूल का मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो कितने मॉलिक्यूल हैं? मोल तो एक संख्या है। अगर 1 मोल एटम के साथ लगाओगे तो इतने एटम माने जाएंगे, अगर मॉलिक्यूल के साथ लगा दोगे तो उतने मॉलिक्यूल माने जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 अणुओं का भार या मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये भी हम लिख सकते हैं, बराबर बात है। इक्वल टू, यहां मोलर परमाणविक द्रव्यमान होता है, यहां हो जाएगा मोलर आणविक द्रव्यमान, मोलर मॉलिक्यूलर मास। मोलर मॉलिक्यूलर मास, मोलर आणविक द्रव्यमान या मोलर मॉलिक्यूलर मास। इसी को हम बोल सकते हैं यहां 1 ग्राम परमाणु का मास, यहां बोल सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल है हिंदी में 1 ग्राम अणु का भार। एक ही बात है। अगर ये शब्द लिखे मिले तो मानना एक ही बात है, बराबर। यहां आप लिख सकते हो तत्व की द्रव्यमान संख्या या तत्व की ग्राम में द्रव्यमान संख्या, एक ही बात है। तत्व की ग्राम में द्रव्यमान संख्या, और यहां भी लिख सकते हैं बराबर अणु का ग्राम में भार। अगर उसकी द्रव्यमान संख्या को अणु की ग्राम में व्यक्त कर दोगे तो ये सबके बराबर हो जाएगी। अच्छा, एवोगैड्रो ने एक और इसी टाइम, एवोगैड्रो नंबर इसको क्यों कहा, इसका रीजन हम आपको बताते हैं। एवोगैड्रो ने 22.4 लीटर के कंटेनर लिए। 22.4 लीटर में उसने किसी भी गैस को भर के देख लिया। किसी भी गैस को भर के देखा तो हर गैस के कितने मॉलिक्यूल्स उस 22.4 लीटर में STP पर आए। टेम्परेचर को उसने रखा 273 केल्विन, दाब को रखा 1 वायुमंडली या 1 ATM। इस ताप और दाब पर ये कहलाता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, NTP। उसने देखा कि हर एक गैस के 22.4 लीटर आयतन में, 22.4 लीटर आयतन में 22.4 लीटर ऑफ ईच गैस, किसी भी गैस के 22 यहाँ NTP पर
टेम्परेचर और प्रेशर उसने नॉर्मल रखा, एनटीपी पर 22.4 लीटर ऑफ ईच गैस कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 अणु या मॉलिक्यूल होते हैं। ये उसने पता किया, तो इसलिए एवोगैड्रो नंबर इसको कहा जाता है। इसी संबंध को हम आगे बढ़ाते हुए ये भी लिख सकते हैं कि अणु का ग्राम में भार है। मान लीजिए अणु गैस है, अणु का जो भार है वो गैस है, किसी ने कह दिया N2 अणु का भार, N2 अणु का ग्राम में भार, ये भी तो लिख सकते हैं। अणु का ग्राम में भार, या लिखा N2 अणु का ग्राम में भार। N2 अणु का जो ग्राम में भार है वो उसका आयतन कितना है, N2 अणु का ग्राम में भार, इसका अर्थ तो ये भी है 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं का भार। तो ये जो ग्राम में भार होता है, जैसे नाइट्रोजन के लिए 28 ग्राम, तो 28 ग्राम कितने अणुओं का भार है, 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं का भार है, क्योंकि ये सब पद बराबर है। अगर ये इतने अणुओं का भार है तो इतने अणुओं का आयतन तो एवोगैड्रो ने बता दिया कि एनटीपी में कितना है, 22.4 लीटर। तो हम इसको इसके बराबर भी रख सकते हैं, 22.4 लीटर एट एनटीपी। ये बहुत महत्वपूर्ण संबंध है दोनों, जो आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, रटे हुए होना चाहिए। इसे एवोगैड्रो नंबर क्यों कहते हैं, इसका उत्तर भी आपको मिल गया। अगर 1 मोल परमाणुओं का भार है तो एक परमाणु का नहीं होगा, इतने परमाणुओं का भार होगा 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को बोलेंगे मोलर एटॉमिक मास, मोलर परमाणुविक द्रव्यमान। इसी को बोलेंगे ग्राम एटम, साथ में ग्राम परमाणु, हिंदी में ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु का मास। इसी को बोलेंगे तत्व की ग्राम में द्रव्यमान संख्या। अगर नाइट्रोजन परमाणु लिया और हमने नाइट्रोजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या लिख ली 14 ग्राम, अगर हमने भार को लिखा 14 ग्राम, तो 14 ग्राम किन का मास होता है। अगर कोई कहेगा एक नाइट्रोजन के 1 ग्राम परमाणु का भार 14 ग्राम। नाइट्रोजन का मोलर एटॉमिक मास, मोलर परमाणुविक द्रव्यमान 14 ग्राम। 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार नाइट्रोजन के 14 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन के परमाणुओं का भार 14 ग्राम। ऐसे अगर आपको बोला किसी ने कि N2 अणु का जो ग्राम में भार है वो 28 ग्राम है, तो इस 28 ग्राम से आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। 1 मोल नाइट्रोजन अणुओं का भार, अब अणु की बात कर रहा हूं, 1 मोल नाइट्रोजन अणुओं का भार, मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल्स नॉट एटम्स, 28 ग्राम। 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन के अणुओं का भार, वो भी 28 ग्राम। नाइट्रोजन का मोलर आणविक द्रव्यमान, अणु है, मोलर मॉलिक्यूलर मास, वो भी 28 ग्राम। नाइट्रोजन का ग्राम अणु भार, ग्राम और अणु साथ साथ लिखे हैं तो भी 28 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना, द्रव्यमान संख्या N2 की 28, उसको ग्राम में दर्शाया तो इतने सारे मीनिंग निकल आए। और 28 ग्राम का वॉल्यूम कितना, आयतन कितना, तो वो है 22.4 लीटर। इनको बहुत अच्छे से आप तो स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें। इन सब से ही हम आगे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स यहीं से आपको कराएंगे और ये आपको याद होनी चाहिए। अगर मास नंबर याद नहीं होगा तो इन रिलेशंस को या कैलकुलेशंस को आप नहीं समझ सकते हैं। एक आप क्वेश्चन सॉल्व करें, नाइट्रोजन के 2.5 ग्राम परमाणुओं का भार क्या होगा। परमाणुओं का भार क्या होगा, मैं केवल एटम्स की बात कर रहा हूं। 2.5 ग्राम एटम, ग्राम एटम देखो साथ में लिखा हुआ है, ग्राम परमाणु यहां साथ में लिखा हुआ है। साथ में जब लिखा हुआ होता है ग्राम परमाणु तो इसका अर्थ आप लगाओगे ये क्या है, ये 1 मोल परमाणु है। अभी हमने संबंध से पढ़ा था 1 मोल परमाणु, या मोल को ही हम ग्राम परमाणु भी बोल सकते हैं। 2.5 ग्राम परमाणुओं का भार, इसका मतलब होगा 2.5 मोल परमाणुओं का भार। ग्राम परमाणु और मोल एक ही बात होती है अगर साथ में लगी हुई है। अब कैसे हम पता करें, कैसे न्यूमेरिकल पे जाएं, तो सबसे पहले आप देखना कि क्या निकालना है। जो निकालना है वो बराबर के इस तरफ आना चाहिए। क्या निकालना है, परमाणुओं का भार। तो परमाणुओं का भार इस तरफ आएगा। कितने मोल परमाणुओं का आएगा, 2.5 मोल। निकालना है हमें 2.5 मोल
एटम्स परमाणु बराबर ये भार, ये हमें निकालना है। जो निकालना हो वो राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, जो जिससे निकालना हो वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। हमें निकालना है 2.5 ग्राम परमाणुओं, और ग्राम परमाणुओं का ही अर्थ होता है मोल। 2.5 मोल परमाणुओं का भार। अब हम अपना दिमाग लगाते हैं उसी संबंध से, हम 1 मोल पर तुरंत पहुंचते हैं। 1 मोल परमाणु किसके हैं? नाइट्रोजन के। तो हम जमा लेते हैं 1 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का भार। मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स कितना होगा? 1 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का भार तो क्या होता है? नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या वो ग्राम में दर्शा दो। ये नाइट्रोजन है, इसकी द्रव्यमान संख्या 14 है, इसको ग्राम में दर्शा दो तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का भार हो जाता है। तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का भार हो जाएगा 14 ग्राम। तो आपको कितने का निकालना है? 2.5 का। इसलिए 2.5 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का भार 14 इंटू 2.5। एक का इतना है तो 2.5 का कितना होगा? सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 इंटू 2.5 और ये आ जाएगा 35.0। तो आंसर हो जाएगा 35 ग्राम। 4.9 ग्राम H2SO4 में कितने मोल हैं? कितने मोल हैं? छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। हाउ मेनी मोल्स आर इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का आपको मास निकालना जरूरी है। कितने इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के होते हैं? तो तत्वों का आपको पता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहां से आप पकड़ लेंगे। 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का 32 होता है। एक ऑक्सीजन का, हर तत्व के बाद प्लस लगा देंगे। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहां से आप पकड़ लेंगे। 4 ऑक्सीजन का 64 है तो 64। इसका जो मास नंबर बनेगा वो 98 बनेगा। मास नंबर ऑफ कंपाउंड भी आ जाए तो घबराना नहीं है। मास नंबर ऑफ H2SO4 जो बनेगा वो होता 98। अगर हम इस 98 के साथ AMU जोड़ देंगे तो वो एक H2SO4 का मास हो जाएगा। ग्राम जोड़ देंगे तो एक नहीं, 1 मोल H2SO4 का मास हो जाएगा। मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 H2SO4 का ये मास हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? 4.9 ग्राम H2SO4 में कितने मोल, मतलब यहां हमें रखना है मोल। इसको जो हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड क्या फाइंड करना है? मोल फाइंड करना है। किससे फाइंड करना है? 4.9 ग्राम H2SO4 से। 4.9 ग्राम H2SO4 बराबर कितने मोल, हमें ये कैलकुलेट करना है। अगर ये कैलकुलेट करना है तो जो कैलकुलेट करना है वो हमने राइट हैंड साइड पे लिखा, जिससे कैलकुलेट करना है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा। अब 1 मोल पर पहुंचो। 1 मोल मतलब 98। 98 क्या लगा दो? ग्राम। मास नंबर पे पहले पहुंच जाए, H2SO4 के मास नंबर पे पहुंचे। मास नंबर से फिर आप ये देखें कि पूछा क्या जा रहा है, कितने ग्राम कितने मोल के बराबर है। तो मास नंबर में अगर ग्राम लगा देते हैं हम तो मोल के बराबर हो जाता है, ये हमें पता है। अगर हम H2SO4 के मास नंबर में ग्राम जोड़ देंगे तो वो एक H2SO4 का मास नहीं होके 6.022 गुणे 10⁻23 H2SO4 का मास हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि 6 क्या ग्राम में हमें लेना है तो 98 ग्राम। इस तरफ अगर ग्राम आ रहा है तो 98 ग्राम। 98 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा कितना मोल? 1 मोल। 98 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। इसलिए 1 ग्राम इक्वल टू 1/98 मोल। इसलिए 4.9 ग्राम इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर देंगे, 1/98 इंटू 4.9। इसको सॉल्व करेंगे 20 बार आएगा तो 1/20 मोल ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1/20 मोल। एनटीपी पर 11.2 लीटर CO2 में कार्बन व
ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है। दिया क्या है, यहां लिख लेंगे हम टू फाइंड, क्या ज्ञात करना है, 11.2 लीटर में नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स। जो हमें निकालना है वो हमने लिख दिया राइट हैंड, जिससे निकालना है वो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड। अगर हम CO2 मॉलिक्यूल का नंबर निकाल लें तो हमें पता है क्योंकि 1 CO2 मॉलिक्यूल कंटेन्स या 1 CO2 मॉलिक्यूल इक्वल टू, इसमें एक तो है कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम प्लस 2 ऑक्सीजन एटम, यही तो है। अगर हमें पता चल जाए कि 11.2 लीटर में 20 CO2 है, 20 CO2 है तो 20 कार्बन हो जाएंगे और 2 गुनी 40 ऑक्सीजन हो जाएंगी। बहुत बड़ी बात नहीं है, हम मूल संबंध पर चलते हैं। हमने जो अणुओं वाला संबंध पढ़ा था उस पर हमने पढ़ा था कि एनटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल ही होते हैं, चाहे कोई सी भी गैस भर लो। यहाँ कौन सी गैस भरी है, CO2। तो हमें अपने जो मूल सिद्धांत है उससे पता है, क्योंकि 22.4 लीटर, इसको हम लेफ्ट हैंड पे क्यों ले रहे हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड पे यही चाहिए लीटर, यहां से ही हमें निकालना है। 20.4 लीटर इक्वल टू हमें पता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 CO2 अणु। ये CO2 अणु है, परमाणु नहीं है। CO2 अणु में एक कार्बन का परमाणु है और 2 ऑक्सीजन के। अगर 22.4 लीटर में इतने अणु हैं तो हमारे पास कितना वॉल्यूम दिया है, 11.2 लीटर इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 अपॉन 22 से छोटा 11.2, तो 22.4 इंटू 11.2 भाग लगाएंगे हम 2 तो आएगा 3, 2 से इसको काटेंगे 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल। ये तो हमें CO2 मॉलिक्यूल मिले क्योंकि ये गैस का आयतन होता है। अब CO2 मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है, तो कार्बन एटम तो उतने ही हो जाएंगे जितने CO2 हैं, जितने CO2 उतने ही कार्बन, और ऑक्सीजन उससे डबल है। तो एक CO2 में 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23 तो होंगे कार्बन एटम, और उससे 2 गुना मतलब 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 होंगे ऑक्सीजन एटम। इस तरह से हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। संख्यात्मक मान, बहुत सारे संख्यात्मक प्रश्नों के साथ अगले वीडियो लेक्चर में फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप इससे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, याद करिए, कॉपी पर नोट करिए। थैंक यू वेरी मच।